सफलता बैच के इस 30 दिनों तक चलने वाले प्रैक्टिस सेट में बच्चों आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। हमेशा बच्चों हम लोग जान रहे हैं कि स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों से, एक पैटर्न की तरह चल रहे हैं कि जैसा आपका बोर्ड एग्जाम में पैटर्न बच्चों आता है। हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। एक क्वेश्चन से कोशिश किया जा रहा है कि दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी सॉल्व किए जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। तो आप याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट किया जाता है बच्चों बी से, और बी के बच्चों टोटल 4 मात्रक होते हैं। घूम फिर के बच्चों ये बी के मात्रक, ई के मात्रक बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए एक एक मात्रक को कवर करते हैं। सबसे पहला बच्चों जो मात्रक होता है वो बी का, वो होता है गॉस। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद बच्चों जो दूसरा मात्रक होता है वो वेबर बटे मीटर स्क्वायर होता है। कहाँ से ये मात्रक आया है इसको भी जान लेते हैं बच्चों। फाई बी जिसको कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला होता है बी डॉट ए। अगर बच्चों इस ए को फाई बी के अपॉन में भेज दिया जाए तो फाई बी अपॉन ए, और इधर क्या बचेगा बी। बच्चों फाई का जो मात्रक होता है वो होता है वेबर, और नीचे क्या लिखा है ए क्या है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है बच्चों बी का एक मात्रक बन गया क्या, वेबर बटे मीटर स्क्वायर। कहाँ से आया है इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया गया है। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि आप अगर फार्मूला भूल भी जाएंगे, सॉरी अगर आप मात्रक भूल भी जाते हैं तो इस फार्मूले से आप बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरा फ़ायदा क्या हुआ कि आपको एक फार्मूला भी याद हो गया। इसके बाद बच्चों तीसरा इसका जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला, आपको ये भी याद करना पड़ेगा। चौथा मात्रक जो बच्चों इसका होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। कहाँ से आया है, ए बराबर बच्चों एक फार्मूला होता है आई बी एल साइन थीटा। अगर बच्चों यहाँ से आई और एल को एफ के नीचे भेज दिया जाए, क्योंकि साइन थीटा बच्चों एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा तो उसका कोई मात्रक होगा नहीं, तो हम लोगों ने आई और एल को भेज दिया। बच्चों एफ एक बल है, और बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। आई क्या है धारा, धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर। और बच्चों एल क्या है, एल है दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर। तो इस तरह बच्चों चुंबकीय क्षेत्र के टोटल कितने मात्रक हो गए हैं, 4। आपसे इसमें पूछा गया था चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन सा है। तो बच्चों आप देख रहे हैं इसमें पहला ऑप्शन जो लिखा हुआ बिल्कुल सही है, वो इन्वर्स करके लिखा गया। अगर आप उसको नीचे भेजेंगे तो बच्चों एम्पियर इंटू मीटर ही लिखा हुआ है। इसके बाद बच्चों आप देख रहे हैं दूसरा जो सवाल लिखा है बहुत ही अच्छा सवाल है कि यदि नाभिक 13 एल्युमिनियम 27 की त्रिज्या 3.6 फर्मी है, तब नाभिक 52 टी 125 की त्रिज्या कितनी होगी। तो बच्चों इससे पहले जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं वहाँ पे नाभिक के आकार और उसकी द्रव्यमान संख्या में मैंने आपको संबंध पढ़ाया था, r बराबर r0 a की पावर 1/3। बच्चों सबसे पहला जो नाभिक दिया वो एल्युमिनियम दिया है, तो यहाँ से हम लोग कहेंगे रेडियस एल्युमिनियम की कितनी दी गई 3.6, त्रिज्या मतलब r किस नाभिक की है एल्युमिनियम की, तो यहाँ पे एल्युमिनियम लिख दिया है, कितनी दी है 3.6 फर्मी। इसके बाद बच्चों आपसे पूछा गया है और इसकी द्रव्यमान संख्या बच्चों कितनी है, तो आप कहेंगे 27। ठीक है, द्रव्यमान संख्या को ए से दिखाया गया है, और किसकी है एल्युमिनियम की, तो ए एल बराबर 27। किस नाभिक की पूछी जा रही 52 टी 125 की त्रिज्या आपसे ज्ञात करने को कह रहे हैं। तो इसका मतलब बच्चों रेडियस निकालनी है टी की क्वेश्चन मार्क, और इसकी द्रव्यमान संख्या बच्चों कितनी, द्रव्यमान संख्या बच्चों हमेशा ऊपर लिखी होती है यहाँ पे, तो 125 है। ठीक है बच्चों, यहाँ से अगर फार्मूला बनाया जाए तो कैसे बनेगा, आर ई बराबर यहाँ पे रख देते हैं, आर की जगह एक बार हम लोगों ने आर टी रखा है। ठीक है, और क्या फार्मूला है R0 कांस्टेंट होता है, ए बच्चों ए किसका हम लोग बात कर रहे हैं टी की, तो ए टी की होल पावर कितनी लिखी 1/3। सिमिलरली हम लोग इसकी प्रकार से ए एल का लिख देंगे, अनुपात में लिख दिया है। तो यहाँ से बच्चों R0 और R0 कैंसिल आउट हो रहे हैं। इसके बाद ए टी की वैल्यू बच्चों सवाल में 125 है, और ए एल की वैल्यू बच्चों सवाल में 27 है, और आर त्रिज्या एल की बच्चों सवाल में दी गई है 3.6। यहाँ से बच्चों ये 3.6 ऐसे लिखा हुआ, 125 बच्चों 5 का क्यूब होता है, और 27 3 का क्यूब होता है। ये 3 पावर बच्चों कट रही, तो यहाँ से 5 और बच्चों 3 बच रहा है 3.6। 3 का बच्चों 3.6 से कैंसिल करेंगे तो 1.2 आएगा, 1.2 बच्चों इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, और एक अंक बाद पॉइंट फर्मी। क्यों कि फर्मी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बच्चों इसमें भी यहाँ पे रेडियस जो हमें गिवन थी बच्चों वो फर्मी में ही गिवन थी। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम लोग कह रहे हैं कि आर
टी की जो रेडियस आ चुकी है वो 6 फर्मी है। चलते हैं बच्चों इसके बाद हम लोग अगले सवाल पे। बच्चों अगला सवाल आप देख लीजिए क्या लिखा है आपके सामने कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में निम्नलिखित किस संरक्षण के नियम का पालन होता है। तो याद रखेंगे बच्चों जो आइंस्टीन का जो समीकरण होता है उसमें ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन होता है। ऊर्जा संरक्षण बच्चों सिद्धांत का पालन होता है। इससे रिलेटेड और कई तरह से बच्चों प्रश्न बनते हैं, मैंने उनको भी यहाँ पे लिख दिया है ताकि एक प्रश्न से बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन से कई प्रश्न सॉल्व कर सकें। किरचॉफ का बच्चों प्रथम नियम भी बहुत पूछा गया है, तो याद रखेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम बच्चों आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का बच्चों दूसरा नियम याद रखेंगे तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। और बच्चों फैराडे के जो नियम होते हैं दोनों ही नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित हैं। तो यहाँ पर हमसे इस प्रश्न में पूछा गया था कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, तो याद रखेंगे ऊर्जा। और इससे रिलेटेड और भी प्रश्न क्या बन सकते हैं उनको भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि किसी एलसीआर परिपथ में वीएल, वीआर और वीसी क्रमशः वीओ तथा वीओ क्रमशः प्रेरकत्व, यानी कि वीएल प्रेरकत्व, एल को बच्चों प्रेरकत्व पढ़ेंगे, आर को क्या पढ़ेंगे प्रतिरोध, सी को क्या पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे संधारित्र छूट गया है, ठीक है, और वीओ एसी वोल्टेज के पाठ्यांक हों, तब आपसे पूछा गया बच्चों एलसीआर परिपथ में यहाँ पे कौन सा संबंध सही है। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। तो बच्चों याद रखेंगे जो परिणामी विभव का जो बच्चों फार्मूला होता है वो वी ओ बराबर होता है √VL - VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। बच्चों ये प्रूविंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एलसीआर। आप देखेंगे मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है और यहाँ पे ऊपर आई बटन आएगा, आप वहाँ से भी जाके इस प्रूविंग को ज़रूर देखिए। या तो बच्चों एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फिजिक्स प्रूविंग क्लास 12th, बच्चों ये ऐसी प्लेलिस्ट है जिसमें फिजिक्स की हर एक प्रूविंग को सॉल्व कराया गया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिजिक्स का पूरा सिलेबस बच्चों आप प्लेलिस्ट से जाके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों दोनों से अगर साइड का स्क्वायर कर दिया जाए तो V0 का स्क्वायर, और इधर जब बस स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो VL - VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं बच्चों इसके बाद 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा किरण आरेख सही है जहां N1 माध्यम का तथा N2 लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। बच्चों एक फिगर दिया गया है, 4 ऑप्शन है फिगर में, आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा फिगर सही है जबकि N1 लेंस के इधर और इधर का अपवर्तनांक है और N2 जो बच्चों अपवर्तनांक है वो लेंस का खुद का अपवर्तनांक है। और सवाल में बताया गया कि N1 इज ग्रेटर देन बच्चों N2, यानी कि बाहर वाला बच्चों माध्यम बड़ा है और लेंस का माध्यम कैसा है, अपवर्तनांक कैसा है, कम है। बच्चों जब किरण ज़्यादा अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक की तरफ जाएगी तो वो क्या हो जाती है बच्चों, नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो यहाँ से बच्चों जैसे ये किरण ऐसे जाएगी तो क्या होगा कि किरण वैसे तो ज़्यादातर ऑलमोस्ट केसों में क्या होता है कि N2 ज़्यादा होता है N1 कम होता है, लेकिन बच्चों यहाँ पे उल्टा किया गया है, N1 ज़्यादा है और N2 कम है। तो याद रखेंगे कि वैसे तो ज़्यादातर अवतल केसों में देखा गया है कि किरण आती है और ऊपर से इस तरह जाएगी, ठीक है बच्चों, वो तब का केस होता है जब N2 ज़्यादा हो और N1 कम हो, लेकिन यहाँ पे N1 बड़ा है, इसका मतलब किरण की नीचे की तरफ से ऐसे जाएगी, ठीक है। तो बच्चों याद रखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि समान पदार्थ के 2 ठोस घनों की भुजाएं क्रमशः L और 3L हैं, इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। बच्चों बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे जो सवाल लगेगा बच्चों ये विशिष्ट प्रतिरोध से लगेगा। कैसे लगेगा ध्यान से देखिए। सबसे पहले बच्चों सवाल में पूछा गया है, सवाल में कहा गया है कि समान पदार्थ बच्चों जब भी कहा जाता है, इससे पहले हम लोग जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कर चुके बच्चों वहाँ पर भी ऐसा ही सवाल हम लोगों ने किया था। समान पदार्थ का मतलब बच्चों क्या होता है, रो सेम होता है, और रो का फार्मूला आप जानते हैं, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका फार्मूला होता है रो बराबर RA/L। तो यहाँ से बच्चों हम लोग कह सकते हैं अगर R की वैल्यू निकालें तो L इधर आएगा, तो रो L अपॉन में क्या आएगा A। अगर पहले क्यूब की बात की जाए पहले घन के लिए तो R1 बराबर रो L1/A1। बच्चों रो को रो 1 क्यों नहीं लिखा गया है, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध सेम है, क्योंकि क्यों कहा गया है, समान पदार्थ के लिए रो सेम होता है। इसी प्रकार से बच्चों R2 लिख दिया गया है। यहाँ से बच्चों रो से रो कैंसिल हो रहा है, R1/R2
फिर क्या होगा, सबसे नीचे का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर से होता है तो L1, और ये सबसे ऊपर जाएगा तो A2 अपॉन में नीचे नीचे गुणा हो जाएगा L2, और बीच में क्या है A1। यहाँ से बच्चों क्या आप जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है बच्चों घन का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, भुजा 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्षेत्रफल इसका लिखेंगे 6 इंटू भुजा। बच्चों दूसरे घन की भुजा कितनी बताई गई है, अगर आप ध्यान से देखें पहले घन की भुजा L है और दूसरे की कितनी है 3L है। तो यहाँ से बच्चों एरिया क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो दूसरे की भुजा कितनी है 3L का स्क्वायर। पहले की भुजा बच्चों कितनी बताई गई है L। इसके बाद बच्चों क्या कह सकते हैं कि पहले की लंबाई L है और दूसरे की लंबाई 3L है। यहाँ से बच्चों L से L कैंसिल 1/3, 6 से 6 कैंसिल, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, L का स्क्वायर L स्क्वायर, और ये नीचे L का स्क्वायर L स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट जाएगा। 3 से बच्चों 9 को काटेंगे तो 3 बार कटेगा तो 3/1। बच्चों इसको रेशियो फॉर्म में लिखना चाहें तो 3:1, यानी जो उनके प्रतिरोधों का अनुपात है बच्चों वो 3:1 है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलते हैं बच्चों इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पर। पहला लघु बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि दिए गए परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए, और सवाल में बच्चों एक ये फिगर भी दिया गया है। तो बच्चों इस सवाल को लगाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है कि जिस भी पॉइंट से रिलेटेड सभी धाराएं कनेक्ट होंगी, जैसे इस पॉइंट से सभी बच्चों धाराएं क्या है जुड़ी हुई है, कोई धारा इसमें आ रही है और कोई धारा इससे जा रही है, तो क्या तरीका अप्लाई करना है कि पॉइंट पर आने वाली धारा में बच्चों हम लोग प्लस का साइन यूज करेंगे और जाने वाली धारा में माइनस का साइन यूज करेंगे। तो आप देखें सबसे पहले ये 6 वाली धारा यहाँ से आ रही है तो 6 कैसा लिखेंगे प्लस का। इसके बाद बच्चों ये 3 वाली धारा यहाँ से जा रही है तो माइनस का 3 एम्पियर लिखेंगे। ये 3 वाली धारा बच्चों आ रही है तो प्लस का 3 एम्पियर लिखेंगे, और ये 10 वाली बच्चों धारा यहाँ से जा रही है तो माइनस का 10 एम्पियर लिखेंगे, और आई वाली धारा बच्चों आ रही है इसलिए प्लस का आई लिखेंगे। सभी धाराओं का बच्चों जो समेसन होता है बीजगणितीय योग होता है, हमेशा हमेशा बराबर में 0 ही रखना है। अब बच्चों क्या होगा, 6 में जब आप 3 घटा देंगे तो 3 बचेगा, 10 माइनस 3 प्लस तो बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 7 आएगा, प्लस का i इज इक्वल टू 0। 3 में बच्चों जब 7 घटा रहे होंगे तो माइनस का 4 आएगा, प्लस का i इज इक्वल टू 0, -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 एम्पियर। यानी बच्चों जो इस सवाल में i की वैल्यू अननोन थी उसकी वैल्यू कितनी है 4 एम्पियर। चलते हैं बच्चों इसके बाद दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है लेंस, लेकिन इसको हम लोग लेंज भी पढ़ते हैं बच्चों, पेपर में आया था तो वहाँ लेंस लिखा हुआ था, जबकि वास्तविक रूप में बच्चों इसको लेंज ठीक है पढ़ते। तो लेंज का नियम क्या होता है, तो बच्चों आप जानते हैं कि फैराडे का जो बच्चों दूसरा नियम है उसी को लेंज का नियम कहते हैं। क्या नियम है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। बच्चों आप जानते हैं जो फैराडे का नियम आपने पढ़ा है उसमें क्या होता है, इस नियम को कैसे याद करेंगे ध्यान से देखें। आप देखा होगा उस नियम में कि एक कुंडली लेते हैं और बच्चों इस कुंडली के पास में एक चुंबक रखा जाता है। चुंबक में आप जानते हैं 2 सिरे होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अब जैसे इस चुंबक को बच्चों पास लाते हैं इसके, तो क्या करता है कि कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल बच्चों क्या करेगा कि इसका विरोध करेगा। विरोध करने का मतलब क्या है, आप इस चुंबक को पास लाएंगे, ये उसको दूर भेजने का प्रयास करेगा, अपनी तरफ से एक फोर्स लगाएगा कि इधर की तरफ चुंबक जाए। और जैसे बच्चों आप चुंबक को दूर ले जाने का प्रयास करेंगे, इसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल इस चुंबक को अपने पास लाने का प्रयास करेगा, यानी कि अपोजिट कर रहा है। जब आप पास लाते हैं तो ये दूर भेजता है, और जब आप इसको दूर ले जाते हैं तो ये पास लाने का प्रयास करता है, यानी उस चीज का विरोध कर रहा है। जबकि वास्तविक रूप में देखा जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो इस कुंडली में उत्पन्न हुआ है वो इस चुंबक के कारण ही हुआ है। तो वही नियम लिखा है बच्चों कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। यह नियम बच्चों ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, और यही बच्चों फैराडे का दूसरा नियम भी है। चलते हैं बच्चों दूसरे के तीसरे सवाल पर। लिखा हुआ है आपके सामने कि √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए जबकि आपतन कोण कितना दिया गया है आई। तो बच्चों सबसे पहले सवाल में जो दिया गया डाटा है उसको लिखते हैं। अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू कितनी दी है √3। अपवर्तनांक को डिनोट किया जाता है बच्चों √3 से। अपवर्तन कोण बच्चों अपवर्तन कोण को डिनोट किया जाता है r से, यानी आपको इस सवाल में r की वैल्यू निकालनी है।
जबकि आपतन कोण, बच्चों आपतन कोण को हमेशा डिनोट किया जाता है आई से, यानी इंसिडेंट एंगल की वैल्यू कितनी दी गई है 60। अब बच्चों आपको इस सवाल में आर निकालना है। तो न्यूमेरिकल से डरने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इतना सोचना है वो कौन सा फार्मूला आपने पढ़ा है जिसमें एन, आई और आर एक साथ आते हैं। तो आपने कहेंगे सर ये तो मैंने हाई स्कूल में भी पढ़ा है, एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल का नियम। इसके बाद बच्चों एन की जगह रखा गया √3, साइन आई की जगह रखा गया 60, अपॉन में लिखा है साइन आर। ये बच्चों √3 ऐसे लिखा हुआ है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इंटू में लिखा है साइन आर। बच्चों ये √3 से √3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/1 इज इक्वल टू 1/2 साइन आर। साइन आर डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो साइन आर इज इक्वल टू 1/2। बच्चों आप जानते हैं कि जो 1/2 लिखा है ये साइन में वैल्यू होता है साइन 30 की, तो इसको लिख सकते हैं साइन आर इज इक्वल टू साइन 30। साइन से साइन बच्चों कट जाएगा, तो कह सकते हैं आर की वैल्यू कितनी आ रही है 30। और आप जानते हैं बच्चों इस सवाल में आर की वैल्यू ही बतानी थी। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था दूसरे का तीसरा, दूसरे के चौथे पे चलते हैं। बच्चों दूसरे का चौथा सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि पीएन संधि में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है। आपने जब पीएन संधि चैप्टर जो पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक अवक्षय परत भी पढ़ा होगा। अवक्षय परत क्या होता है, जो पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक के बीच में होती है बच्चों, उसका नाम है अवक्षय परत। तो क्या डेफिनेशन है कि पीएन संधि के दोनों ओर, पीएन संधि के दोनों ओर मतलब पी और एन के दोनों ओर मतलब इसके बीच में, पीएन संधि के दोनों ओर वह परत जिसमें चलनशील आवेश वाहकों की उपस्थिति नहीं होती है उसे अवक्षय परत कहते हैं। बच्चों यहाँ पे चलनशील आवेश वाहक का मतलब क्या है कि पी क्षेत्र के कोटर और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन जब दोनों बच्चों यहाँ पे अवक्षय परत में आते हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। तो इस अवक्षय परत में बच्चों ना तो यहाँ पे कोटर है और ना ही इलेक्ट्रॉन है, तब वही बात लिखी गई जिसमें चलनशील आवेश वाहकों की उपस्थिति नहीं होती है, उसी परत को बच्चों हम लोग अवक्षय परत कहते हैं। चलते हैं बच्चों इसके बाद दूसरे के 5वें प्रश्न पर। देखिए क्या लिखा हुआ है, निर्वात में एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बी नॉट की वैल्यू दी है 510, एन को बच्चों पढ़ते हैं नैनो और टी को पढ़ते हैं टेस्ला। टेस्ला बच्चों मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र का। इससे पिछले जो प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं बच्चों उसमें हम लोग इस बात पे चर्चा भी कर चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के 4 मात्रक पढ़ाए थे। तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम क्या है। तो सबसे पहले बच्चों सवाल को पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या दिया गया है। बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का आयाम जिसको डिनोट किया जाता है बी नॉट से, तो बी नॉट की वैल्यू कितनी है 510 नैनो टेस्ला। पूछा क्या गया है, तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम। बच्चों वैद्युत क्षेत्र का आयाम का मतलब ई नॉट बताना है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का मतलब ई नॉट आयाम। बच्चों वो कौन सा सूत्र है जिसमें ई नॉट और बी नॉट दोनों आते हैं, तो आप जानते हैं ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू होता है बच्चों सी। इसके बाद ई नॉट ऐसे लिखा गया है, बी नॉट की वैल्यू बच्चों सवाल में दी जा रही है 510 और बच्चों नैनो को चेंज किया जाता है 10 की पावर -9 से, और सी की वैल्यू आप जानते हैं प्रकाश की चाल 3 × 10 की पावर 8। इसके बाद बच्चों ये ई नॉट ऐसे लिखा हुआ है, बच्चों ये 10 में मतलब होता है एक जीरो प्लस का है, 9 जीरो माइनस के हैं, तो 10 में जब बच्चों 9 में एक जब जीरो चला जाएगा तो कितनी पावर बचेगी -8, और ये 51 ऐसे लिखा है। ये चीज़ बच्चों डिवाइड में उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ई नॉट की वैल्यू 3 और ये 51 × 10 की पावर बच्चों 8 और ये वाली -8, ठीक है। इसके बाद प्लस की 8 और माइनस की 8 बच्चों पावर कट जाएगी। 51 का गुणा बच्चों जब आप 3 से कराएंगे तो ई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 153। इसके बाद बच्चों चलते हैं दूसरे के छठे प्रश्न पर। दूसरा का छठा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा है, अनुचुंबकीय तथा लौहचुंबकीय पदार्थों में क्या मुख्य अंतर है। आपको अनुचुंबकीय और लौहचुंबकीय पदार्थों में अंतर बताना है। इससे पिछला जो बच्चों प्रैक्टिस सेट था उसमें हम लोगों ने अनुचुंबकीय और लौहचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय तीनों की बच्चों बहुत डिटेल से चर्चा की थी लॉन्ग आंसर के रूप में। तो सबसे पहले जानते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। वहां पर मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों कैसे होते हैं, ऑड होते हैं।
उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी तरह का व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते। तो सबसे बेस्ट बच्चों क्या मेन डिफरेंस है कि अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है, और जब इन अनुचुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये तो ना तो चुंबक के पास जाएंगे और ना ही ये चुंबक से दूर जाते हैं, बिल्कुल उदासीन होते हैं, किसी भी तरह का कोई व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। वही डेफिनेशन लिखी थी कि वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी तरह का व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थों की। वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है उन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं तथा क्षेत्र की तीव्रता को भी बढ़ा देते हैं। जस्ट बच्चों इसका अपोजिट है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम थी, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों कैसी है, सम है। वो किसी भी तरह का व्यवहार नहीं दिखाते चुंबकीय क्षेत्र में, जबकि ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं और जैसे चुंबकीय क्षेत्र की ओर खींचे चले जाएंगे उसकी शक्ति को और बढ़ा देते हैं। इसके बाद बच्चों स्टार्ट करते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। बच्चों पहला लघु उत्तरी प्रश्न आपके सामने है, ठोसों में ऊर्जा बैंड की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या लिखा है, ऊर्जा बैंड क्या होता है। ऊर्जा बैंड परमाणुओं में एक दूसरे के समीप बहुत बहुत समीप ऊर्जा वाले स्तरों का समूह होता है। बच्चों जो परमाणु बनता है, परमाणु में ऊर्जा स्तर के बच्चों बहुत सारे कक्षाएं होती हैं, समूह होता है, उन्हीं बच्चों समूह को हम लोग ऊर्जा बैंड कहते हैं, जिसको बच्चों आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एल कक्षा, एम कक्षा, के कक्षा, इस तरह की आपने जो कक्षाएं पढ़ी बच्चों, ये ऊर्जा का समूह है। उन्हीं समूह को बच्चों हम लोग जानते हैं ऊर्जा बैंड के नाम से। तो परमाणुओं में एक दूसरे के समीप ऊर्जा वाले स्तरों का समूह होता है जिन्हें ऊर्जा बैंड कहा जाता है। अब बच्चों बात करते हैं कि ऊर्जा बैंड कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो प्रकार हैं? चालन ऊर्जा बैंड, दूसरा है संयोजी ऊर्जा बैंड और तीसरा है वर्जित ऊर्जा बैंड। अब एक एक करके इन सभी पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो बच्चों बैंड है चालन ऊर्जा बैंड। क्या बैंड है? वह ऊर्जा बैंड जिसमें चालक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर होते हैं। बच्चों सबसे पहले तो हम लोगों ने बात की कि ऊर्जा बैंड क्या होते हैं, कि कुछ समूह होता है ऊर्जा का, उसी को हम लोग ऊर्जा बैंड कहते हैं। अगर बच्चों वो समूह इलेक्ट्रॉनों के कारण निर्मित है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा निर्मित है, तो वह ऊर्जा बैंड जिसमें चालक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं उन्हें बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? चालन ऊर्जा बैंड कहेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। ऊर्जा बैंड का मतलब बच्चों होता है समूह। ठीक है, और अगर वो जो समूह बना है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा निर्मित है तो बच्चों उस समूह को हम लोग कहेंगे चालन ऊर्जा बैंड। तो वह ऊर्जा बैंड जिसमें चालक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं उन्हें चालन ऊर्जा बैंड कहते हैं। यह बैंड आंशिक रूप से बच्चों भरा होता है, पूरी तरह से ये भरा नहीं होता है। आंशिक रूप का मतलब होता है बच्चों थोड़ा थोड़ा करके इसमें पार्ट भरा होता है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम लोग संयोजी ऊर्जा बैंड की। तो बच्चों संयोजी ऊर्जा बैंड में क्या है? वह बैंड जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं। देखो नाम ही में आ रहा है संयोजी, यानी यहाँ पे बच्चों जो ऊर्जा का जो ग्रुप बना था, ऊर्जा के ग्रुप को ही क्या कहेंगे? ऊर्जा बैंड। अगर वो समूह इलेक्ट्रॉन के द्वारा बना है तो उसका नाम चालन ऊर्जा बैंड। अगर बच्चों वो समूह बना है संयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा तो उसका नाम हो जाएगा संयोजी ऊर्जा बैंड। तो वह बैंड जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं उन्हें संयोजी ऊर्जा बैंड कहते हैं। इस बैंड में इलेक्ट्रॉन सदैव उपस्थित होते हैं। बच्चों इस बैंड में जो होता है इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रेजेंट रहता है, लेकिन वो कैसा इलेक्ट्रॉन है? संयोजक इलेक्ट्रॉन है। फिर इसके बच्चों बात करते हैं वर्जित ऊर्जा बैंड की। क्या है ये वर्जित ऊर्जा बैंड? वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को संयोजी बैंड से चालन बैंड में स्थानांतरण करने के लिए आवश्यक है उसी बच्चों हम लोग कहेंगे वर्जित ऊर्जा बैंड। मतलब वह सबसे कम एनर्जी जो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन को संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंचा देगा, उसी जो न्यूनतम ऊर्जा को बच्चों है हम लोग क्या कहेंगे? वर्जित ऊर्जा बैंड। क्योंकि ऊर्जा के समूह को ही कहा जाता है ऊर्जा बैंड, और ऐसी ऊर्जा जो एक इलेक्ट्रॉन को संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंचा सकता है, बस उसी ऊर्जा को हम लोग कहेंगे वर्जित ऊर्जा बैंड।
चलते हैं बच्चों उसके बाद दूसरे लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जो कि आपके सामने लिखा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में निम्न निष्कर्ष रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष लिखने हैं। तो बच्चों क्या इसके निष्कर्ष हैं कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। बच्चों आपने ये केमिस्ट्री में भी पाठ पढ़ा है और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग क्या किया था वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने? बच्चों एक परमाणु का नाभिक लिया और एक परमाणु लिया और उसमें अल्फा कणों की बमबारी की। जैसे बच्चों बमबारी की तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिला कि कुछ अल्फा कण बच्चों इसके पास से आते हैं और नाभिक से प्रतिकर्षित होकर ऐसे इस तरह जाएंगे। कुछ बच्चों इस तरह जा रहे थे और बहुत ज़्यादा जब अल्फा कण बच्चों देख भेजे तो उसमें से कुछ ऐसे अल्फा कण थे जो टकराकर वापस रिवर्स ऑर्डर में आ रहे थे। कुछ इस एंगल पे प्रकीर्णित हो रहे थे, कुछ ज़्यादा एंगल पर और कुछ उससे ज़्यादा एंगल पर प्रकीर्णित हो रहे थे। तो बच्चों इससे क्या क्या निष्कर्ष निकल रहा है इस फिगर से देखने के बाद? आप बच्चों जानते हैं जो अल्फा कण होता है वो एक धनात्मक कण होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा कण पर। तो पहला निष्कर्ष क्या है कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पात्र से बिना मुड़े हुए निकल जाते हैं। बच्चों इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे अल्फा कण इससे निकलते हुए आ रहे हैं। निष्कर्षतः परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से कैसा है? खोखला है। आपने देखा कि अल्फा कण बच्चों से टकराकर इसके अंदर से कभी बाहर निकल रहे हैं। इसका मतलब बच्चों अगर अंदर जाकर ये वापस आ रहे हैं, इसका मतलब है परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है? खोखला है। तो वही पहला निष्कर्ष है कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पात्र से बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाते हैं। निष्कर्षतः परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खोखला होता है। दूसरा निष्कर्ष बच्चों क्या है? परमाणु का समस्त धनावेश एक स्थान पर केंद्रित होता है। परमाणु में जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है उन्होंने बताया कि वो एक जगह एकत्रित होता है। ऐसा बच्चों कैसे निष्कर्ष निकला? क्योंकि अगर बच्चों ये प्लस चार्ज सभी जगह फैला होता तो हम कह सकते थे ये टकराकर सभी वापिस आते, लेकिन कुछ एंगल पर ये प्रकीर्णित होते हैं। करोड़ों में से बच्चों कुछ ही ऐसा अल्फा कण होते हैं जो टकराकर वापिस आते हैं। इसका मतलब वो ऐसी जगह से टकराए होंगे जहां पर प्लस चार्ज बिल्कुल सामने होगा, और बिल्कुल सामने का मतलब हो गया, इसका मतलब है कि प्लस चार्ज पूरी जगह फैला हुआ नहीं है, वो एक जगह इकट्ठा है। बच्चों उसी एक जगह इकट्ठा को इन्होंने कहा है केंद्रित होता है, जिसका आगे चल के बच्चों इन्होंने नाम दिया है क्या? नाभिक। उस केंद्रित भाग को बच्चों इन्होंने क्या कहा है? नाभिक। यानी हम कह सकते हैं कि नाभिक बच्चों वो जगह है जहां पर परमाणु का पूरा धनावेश इकट्ठा होता है। तीसरा बच्चों क्या निष्कर्ष है कि रदरफोर्ड ने थीटा कोण पर विक्षेपित होने वाले अल्फा कोणों की संख्या को n से और थीटा कोण के मध्य निम्न संबंध बताया कि एक एंगल किस एंगल पर मुड़ रहे हैं अल्फा कण। इस एंगल को निकालने के लिए, अल्फा कणों की संख्या को निकालने के लिए बच्चों इन्होंने क्या आंसर दिया है कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्युत्क्रमानुपाती 1/sin की पावर 4 थीटा बाई 2। तो बच्चों ये निष्कर्ष थे रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के। चलते हैं बच्चों इसके बाद तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि परिणमन अनुपात किसे कहते हैं? परिणमन अनुपात बच्चों क्या होता है आपको ये बताना है। प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से बच्चों लिया गया सवाल है, बहुत अच्छा है। और इसके बाद बच्चों इसमें एक न्यूमेरिकल का पार्ट भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं कि परिणमन अनुपात क्या होता है। बच्चों परिणमन अनुपात में क्या करना है कि आपने ट्रांसफार्मर जब पढ़ा होगा तो ट्रांसफार्मर में बच्चों दो कुंडलियां होती हैं। ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं, एक लेफ्ट साइड लगी होती है और एक राइट साइड कुंडली लगी होती है ट्रांसफार्मर में। पहली जो बच्चों कुंडली होती है उसको प्राथमिक कुंडली यानी कि प्राइमरी कॉइल, और दूसरी वाले को कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। अब बच्चों क्या होता है कि इसमें जितने भी फेरे हैं यानी कि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या को बच्चों डिनोट किया जाता है n से, और द्वितीयक का मतलब क्या है? सेकेंडरी कुंडली यानी कि ns। और बच्चों अगर लिख दिया जाए np, इसका मतलब क्या है? n का मतलब है फेरों की संख्या और p का मतलब है पहली कुंडली यानी कि प्राथमिक कुंडली में। अगर बच्चों इन दोनों का रेशियो ले लिया जाए कि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, बच्चों उसी अनुपात को हम लोग कहते हैं परिणमन अनुपात। तो क्या डेफिनेशन है कि द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या के अनुपात को
परिणमन अनुपात कहते हैं। द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या के अनुपात को बच्चों परिणमन अनुपात कहते हैं। इसके बाद बच्चों इसमें एक सवाल लिखा हुआ है, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ सवाल, आप ऊपर सवाल आ रहा है उसको पढ़ के देखिए क्या लिखा है कि एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन की वोल्टता को 2200 वोल्ट से, बच्चों ध्यान दें 2200 वोल्ट, यानी वोल्ट का मतलब क्या हो गया विभव, और बच्चों ये पहला वोल्टेज है, इसका मतलब है ये प्राथमिक वोल्टेज है, इस कुंडली का पहली कुंडली का विभव है। तो वीपी की वैल्यू बच्चों कितनी बताई जा रही है 2200 वोल्ट। फिर आगे क्या लिखा है 220 वोल्ट में परिवर्तित कर देता है। परिवर्तित करने का मतलब क्या है बदल देता है। तो बच्चों फिर से विभव है और बदलने वाली कुंडली कौन हो रही है दूसरी कुंडली, यानी कि वीएस की वैल्यू बच्चों इस सवाल में कितनी है 220 वोल्ट है। फिर आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं, यदि प्राथमिक कुंडली में 5000 फेरे हैं, बच्चों फेरों की संख्या को n से, और प्राथमिक कुंडली का मतलब क्या हो गया पहली कुंडली में कितनी दी गई है 5000 फेरे दिए गए हैं। आगे क्या लिखा है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता, दक्षता बच्चों कितनी दी जा रही है 90%। फिर आपसे आगे देखिए क्या लिखा है निर्गत शक्ति, शक्ति का मतलब बच्चों क्या होता है पावर, जिसको डिनोट किया जाता है पी से, और निर्गत शक्ति बच्चों निकलने वाली चीज हमेशा सेकेंडरी कॉइल में होती है और भेजने वाली जो चीज होती है बच्चों वो हमेशा प्राइमरी कॉइल में होती है। ठीक है, तो निर्गत शक्ति, शक्ति का मतलब पी और निर्गत का मतलब सेकेंडरी कॉइल में 8 किलोवाट दी जा रही है। आगे देखिए क्या लिखा है, गणना कीजिए नंबर 1 द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या का मतलब बच्चों n और द्वितीयक का मतलब s, ज्ञात करने का मतलब क्वेश्चन मार्क। फिर आगे बच्चों क्या लिखा है कि निवेशी शक्ति, शक्ति का मतलब बच्चों क्या होता है P, और निवेशी मतलब जो चीज भेजी जाएगी, भेजने वाली चीज बच्चों हमेशा पहली कुंडली में, यानी P ऑफ P याद करना है। तो बच्चों इस चैप्टर के सवाल, क्योंकि ये पहला सवाल है, मैं चाहता हूं कि आप एक ही प्रैक्टिस सेट से बच्चों एक सवाल से कई सारे सवालों को लगा पाएं। इसके लिए आपको जब भी कोई न्यूमेरिकल आता है मैं अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट लिखता हूँ। बच्चों वो कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से देखिए। प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में बच्चों अगर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, अगर बच्चों आप ये 6 पॉइंट याद कर लेते हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। वो बच्चों क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फार्मूले हैं। सबसे पहला फार्मूला है वीपी बटे वी एस इज इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस, जहाँ बच्चों वी क्या है विभव और एन क्या है फेरों की संख्या। पी का मतलब मैंने आपको बताया पहली यानी प्राथमिक कुंडली, और एस का मतलब होता है द्वितीय कुंडली, यानी कि वीपी बटे वी एस इज इक्वल टू एन पी बटे एन एस। बच्चों दूसरा जो फार्मूला है वो एन पी बटे एन एस इज इक्वल टू आई एस अपॉन आई पी। आई क्या है बच्चों धारा, ठीक है। फिर तीसरा फार्मूला वीपी बटे वी एस, क्योंकि आप जानते हैं एन पी बटे एन एस किसके बराबर है वीपी बटे वी एस के, तो यहाँ लिख के तीसरा फार्मूला बच्चों इस तरह बनेगा। फिर बच्चों बात करते हैं कि शक्ति, शक्ति पी बराबर होता है वी आई, आपने फार्मूला हाई स्कूल में पढ़ा है, लेकिन अगर पहली कुंडली में तो नीचे सफी के पी लिख देते हैं, यानी पता चले कि ये प्राथमिक कुंडली की शक्ति है। इसके बाद बच्चों अगर बात करें शक्ति यानी कि P, और द्वितीयक कुंडली की बात हो रही है तो सभी में एस एस लगा देंगे। इसके बाद बच्चों दक्षता, जिसको नीटा से डिनोट किया जाता है, फार्मूला होता है पी एस अपॉन पी ऑफ पी। ठीक है, अब बच्चों इस सवाल की चर्चा करते हैं। हमें सबसे पहले क्या निकालना है एन एस। दिए गए डाटा के अनुसार बच्चों अगर हम ऐसा सवाल देखें, ऐसा फार्मूला देखें एन एस का कि जिसमें वीपी, वीएस और एनपी तीनों आते हैं, तो आप कहेंगे सर पहला वाला फार्मूला बिल्कुल सही है। तो यहाँ से बच्चों हम लोगों ने इसमें पहला फार्मूला लगा दिया है कि वीपी बटे वी एस इज इक्वल टू एनपी बटे एन एस। बच्चों वीपी की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है 2200, वीएस की वैल्यू बच्चों सवाल में दी गई है 220, एनपी की वैल्यू बच्चों सवाल में गिवन है 500, और एनएस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके बाद बच्चों कैलकुलेशन में देखिए क्या किया गया है कि यहाँ से हम लोगों ने एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल किया है, तो यहाँ से जैसे आप जीरो को कैंसिल आउट करेंगे तो ये वाला जीरो इससे कट गया। 22 से बच्चों 22 को काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ से 22 से कम 22, और बच्चों ये वाला जीरो, और आगे क्या लिखा है 5000 और अपॉन में क्या लिखा है एन एस। बच्चों ये वाला जीरो 5000 से जब कैंसिल होगा तो यहाँ 500 बचेगा और एन एस इधर आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि एन एस की वैल्यू बच्चों 500 आ रही है। इसके बाद बच्चों आपको क्या बताना था, सवाल में आपको बच्चों दक्षता दी गई है और दक्षता का फार्मूला अभी सामने लिखा है कुछ 6 पार्ट में। तो नीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है पी एस अपॉन पी ऑफ पी।
बच्चों नीटा की वैल्यू सवाल में कितनी दी रही, 90, और परसेंट जब हटाते हैं तो बच्चों कितना आ जाता है, 100। ठीक है। पीएस की वैल्यू बच्चों सवाल में कितनी है, 8 किलोवाट। यहाँ से बच्चों क्या होगा कि ये 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 का गुणा उधर 8 से कराओगे तो 80, 9 नीचे जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, और ये पी नीचे था इधर आएगा ऊपर हो जाएगा। 80 में बच्चों जब हम लोग 9 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 8.8, और मात्रक क्या लिखा है, किलोवाट। तो बच्चों यहाँ से कह सकते हैं कि पी ऑफ पी की वैल्यू 8.8 किलोवाट आ रही है। अप्रॉक्सीमेट अगर देखा जाए तो ये 9 किलोवाट के आसपास आंसर है। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न पर। तो चौथा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, बायोसेवर्ट नियम क्या है, इसकी सहायता से एक वामावर्ती धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व दिशा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों आपको इस सवाल में बताना है बायोसेवर्ट नियम क्या है। चलिए समझते हैं बायोसेवर्ट नियम। तो इस नियम को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फिगर को समझेंगे। ठीक है, देखिए क्या है इस फिगर में। सबसे पहले एक तार लिया गया है, धारावाही लूप। बच्चों धारावाही लूप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये धारा इसमें फ्लो हो रही है, यानी धारावाही। वाही मतलब होता है बच्चों ले जाने वाला, और किसको, धारा को। इसमें कितनी एम्पेयर की धारा बह रही है, आई। बच्चों जब भी किसी चालक तार में धारा बहती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए ही वैज्ञानिक बायोसेवर्ट ने बच्चों अपना एक नियम दिया है कि किसी भी धारावाही लूप के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, हम लोग बायोसेवर्ट के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है कि उसी चालक तार में बच्चों एक छोटा सा भाग मान लिया जाता है। एक छोटा सा भाग बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे, इतना पोर्शन माना गया है। इस सूक्ष्म भाग के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, इसको ज्ञात करना है। ये छोटा सा भाग है, इसलिए बच्चों इस सूक्ष्म खंड का नाम DL हो जा रहा है। मान लेते हैं कि इस थीटा कोण पर हमें R दूरी पर यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो बायोसेवर्ट ने क्या बताया है कि उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होगा, उसकी लंबाई यानी कि सूक्ष्म भाग के समानुपाती होगा, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब बच्चों क्या होता है, dB R के क्या लिखा है, उल्टा लिखा है, क्योंकि R नीचे है और dB ऊपर है। इसको बोलते हैं बच्चों व्युत्क्रमानुपाती। जब कोई चीज सामने सामने लिखी होती है तो उसको पढ़ा जाता है समानुपाती, और समानुपाती का ही दूसरा नाम बच्चों होता है अनुक्रमानुपाती। तो क्या डेफिनेशन बताई बायोसेवर्ट ने कि किसी धारावाही चालक के अल्पांश भाग द्वारा, किसी धारावाही चालक के अल्पांश भाग द्वारा उत्पन्न भाग द्वारा चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बायोसेवर्ट का नियम प्रयोग किया जाता है। माना किसी धारावाही चालक में I एम्पियर की धारा वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके अल्पांश भाग DL के कारण R दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और ये वाला फार्मूला है। इसके बाद बच्चों आपको इसमें एक प्रूविंग भी करके दिखानी है। वो प्रूविंग क्या है कि धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताना है। तो सबसे पहले बच्चों इसमें एक फिगर बनाएंगे हम लोग, धारावाही लूप। तो बच्चों धारावाही लूप कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने रेड कलर से एक धारावाही लूप बनाया है, वृत्तीय लूप है। इस वृत्तीय लूप से बच्चों सेंटर से x दूरी पर मान लेते हैं कि इस पॉइंट A पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। लूप की त्रिज्या को बच्चों मान लेते हैं R। अगर बच्चों यहाँ पे एंगल देखें तो ये 90 होगा, और अगर ये 90 है तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ये वाली वैल्यू कण है। कण वैल्यू बच्चों जब आप निकालेंगे तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय होती है, कण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि लंब की वैल्यू क्या है, R है, और आधार की वैल्यू बच्चों क्या है, x है। इज इक्वल टू में बच्चों क्या आ गया, कण का स्क्वायर है। स्क्वायर से बच्चों जब आप इधर भेजेंगे तो यहाँ से कहा जा सकता है कण की वैल्यू अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे वही लिखा गया है। इसके बाद बच्चों क्या होगा कि ये वाला एंगल हम लोग मान लेते हैं कि थीटा है। ठीक है, अगर बच्चों ये थीटा है और ये परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है बच्चों यहाँ पे 90 का कोण बनाएगी, 90 का कोण बनाएगी तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। उस हिसाब से बच्चों ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट लर्न भी कर लें या समझ के भी कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ से इस छोटे से भाग को मान लेते हैं, एक छोटा सा भाग हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि ये भाग DL है। ठीक है, और बायोसेवर्ट वैज्ञानिक ने क्या बताया था, अभी हम लोगों ने बायोसेवर्ट का नियम पढ़ा है कि किसी सूक्ष्म भाग के द्वारा
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बच्चों जो लाइन बना जा रही है ये क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड बना रही है चुंबकीय क्षेत्र। छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्यों, क्योंकि छोटा सा भाग है। तो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि डीवी। इस बच्चों डीवी के दो घटक हो रहे हैं, कंपोनेंट हैं, ठीक है। इसका भी एक सूक्ष्मखंड डीएल, ये भी डीबी होगा। इस डीबी के बच्चों दो भाग हो रहे हैं, एक ऊपर की तरफ, एक सामने की तरफ। थीटा से जुड़ी लाइन में हमेशा याद रखेंगे कॉस आता है। तो डीबी का एक घटक जो बनेगा बच्चों वो डीबी कॉस थीटा हो जाएगा, और जो दूसरा घटक होगा वो थीटा जिसमें नहीं लगा होता है उसको कहेंगे डीबी साइन थीटा। इसी प्रकार से बच्चों सेम यहाँ पर भी डीबी और इधर आ जाएगा डीबी साइन थीटा। तो इस तरह बच्चों इस पूरे पार्ट के अगर देखें तो डीबी कॉस थीटा ये कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, क्योंकि एक डीबी कॉस थीटा ऊपर है और एक डीबी साइन थीटा नीचे है। तो बच्चों ये दोनों एक घटक एक दूसरे के अपोजिट हैं, और अपोजिट सीट तुरंत आपस में क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। यहाँ से बच्चों जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो डीबी साइन थीटा के कारण ही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बायो-सेवर्ट के नियम से। तो बायो-सेवर्ट का नियम अभी लिखा था। इसके बाद बच्चों ये बी डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा। बच्चों साइन थीटा क्यों ले रहे हैं कि जब भी वृत्त से बच्चों कोई लाइन बिल्कुल पेरीमीटर से टच करके जाएगी तो यहाँ पे एंगल हमेशा 90 होगा। तो थीटा की वैल्यू हम लोग कितनी ले रहे हैं, 90। आर बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बता रही है, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। होल स्क्वायर से बच्चों रूट कैंसिल हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू आप जानते हैं 1, तो डीबी की वैल्यू इतनी निकल के आ गई, ठीक है। अक्ष के बिंदु ए पर चुंबकीय क्षेत्र, अक्ष के बिंदु ए पर चुंबकीय क्षेत्र जो कि बच्चों टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण हो रहा है, डीबी साइन थीटा, जिसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डीबी साइन थीटा आते चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस डीबी साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे। तो डीबी साइन थीटा की वैल्यू बच्चों ये आई थी, यहाँ पे रख देंगे, और इनटू में क्या लिखा है, साइन थीटा। यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि डीबी इज इक्वल टू, आप जानते हैं बच्चों साइन थीटा क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कण। तो यहाँ से बच्चों अगर लंब की वैल्यू देखें तो थीटा के सामने की भुजा लंब होगी जो कि आर है। कण की वैल्यू देखें तो अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब यानी कि आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों इस साइन थीटा की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, और ये पूरे की पूरी वैल्यू बच्चों कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, अंदर केवल और केवल डीएल बचेगा। इसके बाद बच्चों क्या किया गया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ऐसे लिखा है, इस आर को आई से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आई आर, और बच्चों ये हाफ पावर है, रूट का मतलब होता है 1/2, और ये पावर कितनी है 1, गुणे में घाते पावर ऐड हो जाती है तो बच्चों 1 और हाफ हो जाएगा 3/2। और ये क्या लिखा हुआ है, डीएल। बच्चों डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो आप जानते हैं ओनली एल आएगा। एल क्या है बच्चों, पेरीमीटर, परिधि। परिधि बच्चों क्या होती है वृत्त की, 2 पाई आर, तो इस एल की जगह रख देंगे। बाकी ये वाली चीज़ आगे जैसे सेम थी वही लिखी है। इसके बाद बच्चों क्या होगा, पाई से एक पाई कट रहा है, इस 4 को बच्चों, इस 2 को 4 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा। म्यू नॉट बच्चों ये लिखा है, आई ये लिखा है, आर का गुणा आर से कराओगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, और नीचे बच्चों ये वैल्यू ऐसे ही लिखी है। यही तो बच्चों फार्मूला था कि धारावाही लूप के कारण उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। चलते हैं बच्चों इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पर, 5वें प्रश्न पर। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू के बीच ग्राफ प्रदर्शित है। एक आपको इस सवाल में बच्चों ग्राफ भी दिया जा रहा है। इसके बाद क्या पूछा गया है, नंबर 1 देहली आवृत्ति, और दूसरे नंबर पे बच्चों आपको क्या पूछा जा रहा है, कार्यफलन, और तीसरे नंबर पे बच्चों पूछा जा रहा है प्लांक नियतांक। तो देखिए सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बच्चों पूछा गया है देहली आवृत्ति, और फिगर में आपको ऐसे कुछ डाटा शो किया जा रहा है। बच्चों ये न्यू बना है, और न्यू को हम लोग कहते हैं आवृत्ति, और यहाँ पे लिखा हुआ है 10 की पावर 14 हर्ट्स, एच और जेड बना हुआ है। तो बच्चों ये ग्राफ अगर देखें तो ये देहली आवृत्ति को किस लाइन पर कट कर रहा है, 3 पर कट कर रहा है। इसका मतलब बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि ये लाइन किसकी है, देहली आवृत्ति की। तो हम कह सकते हैं कि देहली आवृत्ति, बच्चों आवृत्ति को डिनोट किया जाता है न्यू से, और देहली शब्द का मतलब होता है नॉट, यानी कि न्यू नॉट की वैल्यू बच्चों इस सवाल में 3, और ये सभी में बच्चों इसमें ऐड लगा दिया जाएगा 10 की पावर 14 हर्ट्ज। तो 10 की पावर 14 हर्ट्ज, यानी जो पहला प्रश्न हमारा था कि देहली आवृत्ति बतानी थी वो 3 गुणे 10 की पावर 14 हर्ट्ज है। आप जिस सवाल को बच्चों सबसे ज़्यादा कठिन समझ रहे थे कि ग्राफ था कैसे पढ़े जाएंगे, सबसे आसान बच्चों यही सवाल था कि जिस भी लाइन पर काट रहा है वो लाइन क्या है, देहली आवृत्ति की है।
तो यहाँ पे न्यू नॉट की वैल्यू आ गई। बच्चों दूसरे नंबर पे हमसे कह रहा है कार्यफलन। कार्यफलन बच्चों जिसको डिनोट किया जाता है डब्ल्यू से, और डब्ल्यू की वैल्यू बच्चों कैसे निकालेंगे, एच न्यू नॉट, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से बच्चों हम लोग जानते हैं एच प्लांक नियतांक होता है, जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होती है, इंटू बच्चों न्यू नॉट देहली आवृत्ति जस्ट अभी हम लोगों ने ऊपर लिखी है। बच्चों 6.6 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो 19.8 आएगा। 34 पावर माइनस है, 14 पावर प्लस की है, तो आप कहेंगे सर माइनस की 20 बचेगी। इसके बाद बच्चों इस सवाल को अगर स्टैंडर्ड रूप में, मानक रूप में चेंज किया जाए तो ये पॉइंट उठ के 9 के इधर आएगा। जैसे ये पॉइंट बच्चों इधर आएगा तो क्या हो जाएगी, पावर 1 बढ़ जाएगी प्लस में, 1 प्लस 20 माइनस तो क्या हो जाएंगी 19 की माइनस, ठीक है, जूल। अगर बच्चों देखा जाए तो ये 9.8 है, लगभग हम लोग कह सकते हैं ये 2 के पास का आंसर है। तो W बराबर 2 गुणे 10⁻⁻19 जूल भी इस सवाल का आंसर लिखा जा सकता है, जो अप्रॉक्सीमेट में है लगभग। इसके बाद बच्चों आपको तीसरे पार्ट में बताना है प्लांक नियतांक। बच्चों प्लांक नियतांक की वैल्यू कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिए। आप जानते हैं बच्चों W बराबर होता है एच न्यू नॉट, अभी अभी निकाला है। W की वैल्यू ये हम लोग निकाल चुके हैं, एच ऐसे लिख देंगे। न्यू नॉट की वैल्यू बच्चों सवाल में सबसे पहले हम लोगों ने लिख ली थी 3 गुणे 10⁻14। बच्चों ये चीज़ गुणे में है, इधर आएगी भाग में, तो इसके डिवाइड में आ गई। 3 से बच्चों जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.66 इंटू 10⁻14, 19 ये माइनस है। बच्चों जब 14 ऊपर जाएंगे तो कैसी पावर हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। 0.66 19 माइनस बच्चों 14 माइनस, तो टोटल कितनी माइनस हो जाएंगी, 33 माइनस हो जाएंगी। स्टैंडर्ड रूप में चेंज करेंगे तो इस पॉइंट को इधर लाएंगे, तो इधर चलाने पर बच्चों पावर बढ़ती है माइनस में। तो 6.6 एक पावर माइनस में आएगी, 33 प्लस की 33 माइनस की है, एक और माइनस, तो माइनस की 34 हो जाएंगी। तो बच्चों प्लांक नियतांक की वैल्यू भी आ गई। कुछ बच्चे इसमें गलती क्या करेंगे, वो कहेंगे सर प्लांक नियतांक बताना है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं एच की वैल्यू। बच्चों वो डायरेक्ट नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कैलकुलेट करके निकालना है, तो कैलकुलेट करके ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं डायरेक्ट इसके बाद लॉन्ग आंसर पे। पहला लॉन्ग आंसर बच्चों आपके सामने लिखा है, पीएन संधि डायोड के उत्क्रम अभिनत की क्रियाविधि समझाइए। उत्क्रम वोल्टेज एवं उत्क्रम धारा के बीच ग्राफ बनाकर भंजक वोल्टता को स्पष्ट कीजिए, ठीक है, भंजक वोल्टता को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे पीएन संधि डायोड का उत्क्रम अभिनत किसे कहा जाता है, उत्क्रम अभिनत। तो ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम लोग इस फिगर को समझते हैं। आपने देखा यहाँ पे एक P है और एक N है, इसको कहते हैं बच्चों P अर्धचालक और इसको कहते हैं N टाइप अर्धचालक। इसके बाद बच्चों आप देख रहे हैं सवाल में एक बैटरी है माइनस और प्लस, जो बड़ी वाली साइड होगी उसको आप पॉजिटिव और छोटी वाली साइड को निगेटिव कहते हैं। अब बच्चों अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो P वाला सिरा है ये बैटरी के निगेटिव वाले साइड से ज्वाइंट है, और जो N वाला सिरा है ये बैटरी के प्लस वाले सिरे से ज्वाइंट है। कभी भी ऐसा हो कि जब P वाला सिरा बच्चों बैटरी के माइनस साइड से और N वाला सिरा बैटरी के प्लस वाले सिरे से ज्वाइंट हो, तो बच्चों ऐसे अभिनत को हम लोग कहते हैं उत्क्रम अभिनत, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन लिखी है, इस पूरे बच्चों फिगर को इस डेफिनेशन से रिलेट करें। जब पीएन संधि डायोड के P क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से तथा N क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है, तब पीएन संधि डायोड का उत्क्रम अभिनत प्राप्त होता है। तो बच्चों ये पूरी जो डेफिनेशन लिखी थी वो इस फिगर बेस पर आधारित थी। इसके बाद बच्चों आपसे पूछा गया था कि उत्क्रम अभिनत विन्यास को समझाइए, तो हम लोगों ने समझाया। उत्क्रम वोल्टेज एवं उत्क्रम धारा के बीच ग्राफ बनाकर भंजक वोल्टता को समझाना है। तो सबसे पहले इसकी क्रिया विधि समझानी है आपको। तो सबसे पहले देखिए क्रिया विधि कैसे समझेंगे। जो क्या होगा कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र, यानी कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है बाहर से लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, जब उसमें हम लोग बैटरी लगाएंगे, और बैटरी हमेशा बाहर से ही लगाई जाती है। तो यहाँ पे बैटरी लगाने का मतलब हो गया कि हम लोगों ने इसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र बनाया है। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई के कारण पी क्षेत्र के कोटर, बच्चों पी क्षेत्र में हमेशा कोटर उपस्थित होते हैं। इस फिगर में आप देख रहे हैं पी क्षेत्र में हम लोगों ने कोटर बनाए हैं। कोटर को बच्चों बनाने का क्या साइन है कि एक गोल सा बना लेना सर्कल, और ये सर्कल ही बच्चों कहलाता है कोटर।
इलेक्ट्रॉन का जो साइन क्या होता है, इसको पूरा डार्क कर दिया जाता है, ये इलेक्ट्रॉन का साइन है। तो पी क्षेत्र में होते हैं बच्चों, याद रखेंगे, कोटर, और एन क्षेत्र में होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो क्या डेफिनेशन है कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई के कारण पी क्षेत्र के कोटर तथा एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन संधि से दूर हटने लगते हैं। संधि आप जानते हैं, अभी हम लोगों ने आज के क्लास में पढ़ी है, अवक्षय परत। संधि से बच्चों ये क्या हो रहा है, दोनों आप देख रहे हैं कि दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं, दूर हटने लगते हैं, तथा वह क्रमशः बैटरी के ऋण सिरे व धन सिरे की ओर गतिमान हो जाते हैं। कोटर बच्चों आप देख रहे हैं कि बैटरी के ऋण सिरे की ओर गति कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन बच्चों बैटरी के धन सिरे की ओर गति कर रहा है, तथा वह क्रमशः बैटरी के ऋण सिरे और धन सिरे की ओर गतिमान हो जाते हैं तथा उनकी गति रुक जाती है। कुछ समय बाद बच्चों क्या होगा, इसके सारे कोटर और इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके गति करते करते समाप्त हो जाएंगे, यानी उनकी गति रुक जाती है। बच्चों जब गति रुक जाएगी यानी कि उसमें फ्लो ऑफ करंट भी नहीं होगा, अतः उसमें कोई भी धारा निर्मित नहीं होती है। इसलिए बच्चों की उत्क्रम अभिनत में कोई भी धारा नहीं उत्पन्न होती है। इसके बाद आपसे कहा गया है किंतु अल्पसंख्यक वाहक, कुछ बच्चों क्या होते हैं कि अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। अल्पसंख्यक वाहक बच्चों जब होंगे तो क्या होगा कि इस उत्पन्न अल्पसंख्यक वाहकों की गति, किंतु अल्पसंख्यक वाहकों की गति के कारण बहुत क्षीण धारा उत्पन्न होती है। जो इसमें बच्चों अल्पसंख्यक वाहक होते हैं उसके कारण इसमें बहुत ही कम धारा उत्पन्न होती है। इस धारा को बच्चों क्या कहेंगे हम लोग, उत्क्रम धारा कहते हैं। इसके बाद बच्चों इसमें एक ग्राफ बनेगा, वो बच्चों ग्राफ क्या है। इसके बाद बच्चों आपसे सवाल में पूछा गया था उत्क्रम वोल्टेज तथा उत्क्रम धारा के बीच ग्राफ बनाकर भंजक वोल्टता को दिखाना भी है। तो देखिए सबसे पहले उत्क्रम वोल्टेज और उत्क्रम धारा के बीच का ग्राफ। आपने देखा इस सवाल में बच्चों क्या हुआ है कि उत्क्रम वोल्टेज निगेटिव है क्योंकि संधि उल्टा लगाई गई है, और उसमें बहने वाली धारा का बच्चों ग्राफ नीचे की डायरेक्शन में शो किया गया। शुरुआत में क्या होता है कि बच्चों इसमें कोई भी धारा नहीं जाती है, फिर धीरे धीरे करके धारा का ग्राफ आप देख रहे हैं अचानक से बिल्कुल तेजी से बढ़ जाता है। बच्चों जिस भी पॉइंट पर यानी जिस भी उत्क्रम वोल्टेज पर धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ता है, उसी पॉइंट को, उसी लगाए गए वोल्टेज को बच्चों हम लोग भंजक वोल्टता के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा कि ये ग्राफ बच्चों इस लाइन से पहले बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे आ रहा था, फिर अचानक से बहुत तेजी से नीचे की ओर बढ़ा। यानी ये किस पॉइंट पर हो रहा है तो देखा जाएगा तो 10 पे। बच्चों इसी -10 उत्क्रम वोल्टेज को हम लोग कहते हैं भंजक वोल्टता। और आपसे सवाल में बच्चों भंजक वोल्टता का ही ग्राफ बनाने को कह रहा था। इसके बाद बच्चों चलते हैं दूसरे लॉन्ग आंसर पे। दूसरा लॉन्ग आंसर बच्चों एक बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल है, देखिए क्या लिखा हुआ है। सी तथा 2C धारिता वाले दो समांतर प्लेट संधारित्र चित्रानुसार V विभवांतर वाली बैटरी से जोड़े जाते हैं। यदि बैटरी को हटा दें तथा C धारिता वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से K परावैद्युतांक का पदार्थ भर दें, तब ज्ञात कीजिए नंबर 1 संयोजन की कुल धारिता, नंबर 2 संयोजन के बीच अंतिम विभवांतर, और तीसरा संयोजन पर कुल संचित ऊर्जा। तो बच्चों आपको इस सवाल में कई सारे पार्ट बताने हैं और एक ये फिगर भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों क्या करेंगे, जो डाटा गिवन है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, आपने देखा बच्चों इस सवाल में दो संधारित्र जुड़े हैं, एक C है और दूसरे की धारिता 2C है, और इनको जोड़ा गया है V वोल्ट की बैटरी से। बच्चों एक दो बातें याद रखनी है, समांतर क्रम में बच्चों जो विभव होता है वो हमेशा समान होता है, और आवेश बच्चों अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये दोनों संधारित्र बच्चों समांतर क्रम में ज्वाइंट हैं। यानी मैं पूछूं इस C वाले पर कितना विभव है तो आप कहेंगे सर V वोल्ट, इस 2C वाले पर कितना विभव है तो आप कहेंगे V वोल्ट। क्यों? क्योंकि समांतर में बच्चों विभव सेम होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें आवेश कितना है तो समांतर में बच्चों आवेश अलग अलग होता है। तो इस वाले पर होगा Q1 और इस वाले पर क्या होगा Q2। तो यहाँ से बच्चों हम क्या कहेंगे कि अगर आवेश की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए, कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे Q बराबर CV। अगर बच्चों बात की जाए पहले संधारित्र पर तो आवेश मैंने क्या माना है, Q1 माना हुआ है, और पहले संधारित्र पर बच्चों C की वैल्यू क्या है, C ही है,
और वी तो दोनों में सेम है ही, तो यानी कि वी लिख देंगे। यानी बच्चों जो पहला आवेश आएगा वो Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, CV। अगर बच्चों दूसरे संधारित्र पर आवेश निकाला जाए तो Q बराबर क्या होता है, CV। तो Q की जगह क्या लिख देंगे, Q2। C की जगह बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया है, 2C। और V तो आप जानते हैं दोनों में सेम ही है, ठीक है, अभी बताया था समांतर में भी बहुत सेम। अब बच्चों इसके बाद आपसे कहा गया, इस पार्ट में ध्यान से देखें, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि यदि बैटरी को हटा दें और C संधारित्र वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से के परावैद्युतांक भर दें, तो देखिए क्या होगा। फिगर ध्यान से देखिए कि यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, बैटरी को हटा दिया, पहले इसमें बैटरी लगी थी, अब यहाँ से बैटरी को रिमूव कर दिया गया और C संधारित्र वाले में बच्चों के परावैद्युतांक भर दिया गया। परावैद्युतांक ऐसे डेड लाइन से शो कर देंगे। तो क्या लिखा है कि बैटरी हटा देने पर C धारिता अब KC हो जाएगी। बच्चों आप जानते हैं कि परावैद्युतांक भरने पर धारिता बढ़ जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि धारिता क्यों बढ़ जाती है, तो बच्चों आप फार्मूला जानते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र का C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D। तो बच्चों आपने क्या देखा है कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, K के, यानी कि जितना ज़्यादा K बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा C भी बढ़ेगा। तो अगर K अगर तुमने भरा है तो धारिता भी KC हो जाएगी, ठीक है। दूसरी धारिता पर बच्चों कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो 2C ही रहेगी। अब बच्चों बात करते हैं कि तुल्य धारिता, इन दोनों की टोटल कैपेसिटी, टोटल धारिता कितनी है। तो आप कहेंगे सर तुल्य धारिता कैसे निकालेंगे, दोनों ही समांतर क्रम में। समांतर क्रम में बच्चों धारिता का फार्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2। तो यहाँ पे मैंने T क्यों लिखा है, क्योंकि टोटल धारिता निकालें तो CT, यानी कि C मतलब होता है धारिता और T का मतलब टोटल, यानी कि तुल्य धारिता। बच्चों C1 धारिता इसकी कितनी हो चुकी है, KC, ठीक है। C2 धारिता कितनी है, 2C, तो यहाँ 2C लिख दिया है। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने दोनों से क्या कॉमन किया है, C कॉमन किया है, तो क्या मिलेगा K, और यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों 2। यानी बच्चों इस सवाल में जो टोटल धारिता हमसे पूछ रहे थे इस सवाल में, वो बच्चों कितनी हो जाएगी, K प्लस 2, ठीक है। संयोजन की तुल्य धारिता, पहला पार्ट हम लोगों से पूछा गया था इस सवाल में कि संयोजन की कुल धारिता, तो बच्चों कुल धारिता कितनी आ गई है, C ब्रैकेट में K प्लस 2। इसके बाद बच्चों दूसरा हमसे पार्ट इस सवाल में पूछा गया है, संयोजन के बीच अंतिम विभवांतर आपको V बताना है। तो देखिए V कैसे बताएंगे, तो टोटल सबसे पहले हम लोगों को आवेश पता करना पड़ेगा। तो आवेश बच्चों Q बराबर होता है Q1 प्लस Q2। समांतर क्रम में आवेश मैंने अभी बताया था अलग अलग होता है, तो दोनों को जोड़ देते हैं। Q1 की बच्चों हम लोग सवाल में शुरुआत में ही निकाल चुके थे, जो कि कितनी आई थी, Q1 की वैल्यू CV आई थी और Q2 की वैल्यू 2CV आई थी। तो यहाँ पे लिखेंगे CV और ये 2CV। बच्चों दोनों को ऐड करेंगे तो 3CV हो जाएगा। ये टोटल आवेश, Q का मतलब आवेश और T का मतलब बच्चों टोटल आवेश, यानी कि कुल आवेश। आपसे इस सवाल में बच्चों पूछा गया है दूसरे पार्ट में अंतिम विभवांतर। आप बच्चों जानते हैं Q बराबर, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था, Q बराबर होता है क्या, CV। Q बराबर क्या होता है, CV। अगर बच्चों इस C को नीचे भेज दिया जाए तो C बराबर क्या है, सॉरी V बराबर बच्चों क्या आ जाएगा, Q बाई C। तो यहाँ से बच्चों हम लोग अंतिम विभवांतर यानी टोटल विभवांतर की बात करें तो Q की जगह QT लिख देंगे और C की जगह CT लिख देंगे, और V का मतलब VT यानी टोटल विभवांतर। यहाँ से बच्चों हम लोग क्या कह सकते हैं कि VT इज इक्वल टू, Q की वैल्यू बच्चों सवाल में कितनी आ चुकी है, QT 3CV, और CT की वैल्यू बच्चों हम लोग सवाल में निकाल चुके थे, अभी CT की वैल्यू निकाल चुके थे, C ब्रैकेट में K प्लस 2, यहाँ पे लिख देंगे C ब्रैकेट में K प्लस 2। बच्चों ये C और ये C कट जाएगा तो 3V अपॉन K प्लस 2, यानी कि अंतिम विभवांतर बच्चों ये आ चुका है। तीसरे पार्ट में बच्चों आपसे सवाल में पूछा गया है, तीसरे पार्ट में पूछा गया था कि संयोजन पर कुल संचित ऊर्जा। तो कुल संचित ऊर्जा बच्चों कैसे निकालेंगे, तो कुल संचित ऊर्जा, ऊर्जा का फार्मूला बच्चों जानते हैं, हाफ CV स्क्वायर। C यानी C टोटल वाला और V भी कौन, V टोटल अंतिम विभवांतर। तो बच्चों C टोटल की वैल्यू अभी बताई थी, C ब्रैकेट में K प्लस 2। अंतिम विभवांतर कितना आ चुका है, 3V अपॉन K प्लस 2 का स्क्वायर। ये बच्चों फार्मूला होता है, याद कर लीजिए, ठीक है। ये बच्चों ऐसे लिखा है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, V का स्क्वायर करेंगे V स्क्वायर, K प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो K प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से बच्चों क्या होगा कि 9 का गुणा बच्चों इससे C से कराएंगे तो 9CV, और ये वाला एक K प्लस 2 एक K प्लस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9
CV²/2 क्योंकि एक पावर कट चुकी है। तो बच्चों यहाँ से ऊर्जा आ गई, अंतिम ऊर्जा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको क्लास बहुत शानदार लग रही होंगी और बहुत ज़्यादा ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों हेल्पफुल भी साबित हो रही होंगी। बच्चों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पे बच्चों आपको ये प्रैक्टिस से शाम को 6 बजे मिल रहा है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपकी एक भी क्लास नहीं छूटेगी, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल चुका होगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट पर।